2024 के चुनाव का दंगल जारी है। अब लोकसभा तो जा चुका है, विधानसभा की बारी है। और ऐसे में कांग्रेस को माना जा रहा है कि एक अपर हैंड पे है, एक सत्ता की दहलीज पर है। लेकिन कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सत्ता की दहलीज पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शुरान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस को माना जा रहा है कि वो सत्ता की दहलीज पर है, शायद उसके लिए यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सही बात है। जो कांग्रेस के पास जो प्रत्याशियों को जो जमावड़ा लग गया है, आप देखिए कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जो है 90 सीटों के लिए लगभग 3000 करीब लोगों ने जो है टिकट का दावा ठोका है। और ये प्रत्याशियों की जो बड़ी फौज है, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है। क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर बगावत होगी, मानिए कि अगर 1% भी अगर लोग बागी होते हैं तो 3000 का 1% होता है 30 लोग। और 30 लोग अगर 30 सीटों पर बागी खड़े हो गए तो हरियाणा में ऐसी 20 सीटें हैं जहाँ पे 5000 से कम का हार जीत का मार्जिन होता है। तो ऐसे में ये जो 30 बागी है, ये कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। अच्छा, वो रेड जोन वाली कौन कौन सी सीट है जिनको मान के चले कि जहां पे प्रत्याशी बहुत ज्यादा हैं, जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कैंडिडेट को टिकट मिलने के बाद लेग पुलिंग वाले भी सबसे ज्यादा हैं? सबसे जो भारी दावेदारी उन सीटों के ऊपर जहाँ कांग्रेस जो पिछले चुनाव में हारी थी और जहाँ पर जेजेपी जीती थी। क्योंकि देखिए, जहाँ पर कांग्रेस के 30 एमएलए हैं, 30 एमएलए के उनको पता है कि सेटिंग गेटिंग में कहीं ना कहीं उनके टिकट मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं, इसलिए वहाँ दावेदारी कम है। लेकिन इसके बावजूद विधायकों की सीटों के ऊपर भी कम से कम जो है 12 से 18-20 तक और लोगों ने अप्लाई किया है कि अगर बाई चांस सिटिंग गेटिंग का फार्मूला कैंसिल हो गया तो ऐसे में उनकी टिकट की लॉटरी लग सकती है। और ये सही भी है कि कांग्रेस के जो 50% जो विधायक हैं, उनके खिलाफ नाराजगी है, उनके खिलाफ जो है पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। और ऊपर मैसेज पहुंच गया कि अगर इन एमएलए की टिकट नहीं काटी तो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए विधायक भी सेफ जोन में नहीं है। और जो रेड जोन की वो सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस पिछली बार थोड़े मार्जिन से जीती थी या हारी थी, वहाँ पर क्या है कि टिकट कटवाने वाले भी और टिकट लेने वाले भी दोनों की बराबर की ताकत लगी हुई है। और यही वजह की लगभग जो ऐसी सीटों के ऊपर जो है खास दिखा है, जैसे नीलोखड़ी है, नीलोखड़ी सीट के ऊपर हमारे पास सूचना उसके हिसाब से 73 लोगों ने अप्लाई किया है। 73? और खास बात यह कि वहाँ 3 बार से कांग्रेस का एमएलए भी नहीं बना है। उसके बावजूद संभावनाएं ज्यादा है। संभावनाएं ज़्यादा हैं। उनको ये लगता है कि भी जो जहाँ पर बीजेपी का जो पिछली बार डाउन डाउन पोजीशन थी, आप देखिए वहाँ पर इंडिपेंडेंट जीता है। जहाँ पर जेजेपी के 10 कैंडिडेट जीते थे, उनमें से आप निकाल लीजिए कि सिर्फ आप टोहाना को निकाल लीजिए, उसके अलावा बाकी जो 9 सीटें हैं वहाँ पर भारी मारामारी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो जाट वोट बैंक जो जेजेपी से कांग्रेस में खिसका है, तो वहाँ जीत की संभावना ब्राइट नजर आ रही है। तो यही वजह है कि वहाँ पर टिकटों को लेकर ज़्यादा मारामारी है। लेकिन हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो किसको मनाएंगे, किसको बैठाएंगे, किसको शांत करेंगे और किसको टिकट देंगे। क्योंकि आपने सपने बड़े दिखा दिए। अब जो दीपेंद्र हुड्डा यात्रा पर निकले हुए हैं, वो यात्राएं सारी सफल हो रही हैं। और सफल इसलिए हो रही है कि एक टिकट को अगर 15 दावेदार आपने बना दिए तो 15 के 15 अपने अपने पॉइंट्स पे जो है वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, ताकत दिखाने का तो इस वजह से प्रोग्राम तो सुपर हिट हैं। लेकिन कल जब टिकटों का फैसला होगा तो ये दावेदारों की जो बड़ी संख्या है, ये भी वही हाल पैदा कर सकती है जो खट्टर साहब की यात्रा में हुए थे। आपको याद होगा आशीर्वाद यात्रा 2019 में जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, इसमें खट्टर साहब को ऐसे ही बम्पर वेलकम मिला था। लेकिन जब टिकटें बांटी गई, गलत टिकटें बांटी गई, तो बीजेपी 75 पार के नारे के बाद जो है सिर्फ 40 सीटों पर रहेगी। तो कांग्रेस के लिए प्रत्याशी जो फौज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी लगता है कि हमारा बूम हाई है, लेकिन ये भारी जो फौज है ये कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन सकती है। अच्छा, इंद्री की आपने बात की, उसके बाद और कौन सी ऐसी विधानसभा जिनको रेड जोन में रख सकता है? नहीं, देखिए आप सिंपल सी बात है, जैसे दादरी सीट है, जैसे बरवाड़ा सीट है, उसके बाद अब हाँसी सीट है, ये अपने सोनीपत ज़िले की भी सीटें हैं, चाहे वो राय की सीट है, चाहे वो गन्नौर की सीट है, चाहे बड़ौदा की सीट है, चाहे गोहाना की सीट है, चाहे खरगोदा की सीट है। इसके अलावा चाहे आप मान के चलिए कि आपकी बहादुरगढ़ की सीट है, यहाँ तक कि बेरी सीट के ऊपर भी दावेदार बहुत हैं, झज्जर सीट पर दावेदार बहुत हैं, नारनौल सीट के ऊपर लगभग जो है 35 के करीब प्रत्याशी हैं, उकाना सीट के ऊपर भी 18 के करीब प्रत्याशी हैं। तो ये जो हर सीट के ऊपर जब इतनी जो लंबी जो कतार लग रही है प्रत्याशियों की, तो ये ब्लू जोन तो कोई है ही नहीं। जहाँ पर एमएलए वाले सीटों के ऊपर भी अगर 12 से 18 प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं, तो बगैर एमएलए वालों के पास तो वो संख्या 18 से लेकर 70 तक की है। अच्छा, जीटी रोड बेल्ट से अगर शुरू करें तो सबसे पहले राई जो आता है उसमें थोड़ा सा
अगर प्रकाश डालें तो जयतीरथ दहिया वहाँ पे, अब माना ही जाएगा भाई विधायक कार्यकाल तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन भले ही वो चलो चीज़ें अलग हुई हो, लेकिन एक दावा तो पेश किया जाता है कि हाँ वो भी एक विधायक की तरह रहे। लेकिन वहाँ पे आपको पता है बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली जो है लास्ट टाइम वो जीत कर आए और वो आज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक बीजेपी ने एक संकेत दिया है कि वो बहुत पावरफुल हैं और उन्हें जितवाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन है। विजेंद्र आंतिल हैं, उनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें किस तरह से समीकरण इनका बैठेगा? देखिए सिंपल सी बात है कि जयतीर्थ की फैमिली तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट मानती है कि 3 बार लगातार उनको टिकटें मिली हैं, तो उनको लगता है कि चौथी बार टिकट मिल जाएगी। लेकिन विरोधी खेमे को ये लगता है कि 2014 में 3 वोटों से जीते थे, तीनों वोट कैंसिल हो गए थे, INLD के दहिया जीत गए थे और 2019 का चुनाव ये हार गए थे। इसलिए विरोधियों को लगता है कि इस बार में टिकट कटेगी, इसलिए जो है लगभग जो है 25 या 26 लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया है। तो सारे के सारे इस बात को लेकर तैयार हैं कि दहिया टिकट करते ही हमारे में से किसी की लॉटरी लग सकती है। अगर दहिया को टिकट मिलेगी तो आप मान के चलिए बाकी के जो 26 के दावेदार हैं वो उनका विरोध करेंगे और उन हालात में रिजल्ट वही आएगा जो 2019 में आया था। एक बड़े हैं 2 गोत्र, वैसे ज़्यादा लंबा चर्चा हो जाएगी। अगर 2 गोत्र की बात करें, अंतिल और दहिया, वहाँ पे बड़ा कंपटीशन चलता है इनका, तो क्या लगता है किस तरह से बैठ सकता है समीकरण? देखिए कायदे से क्या है कि इस बार तो जो हवा है कांग्रेस की, उस हवा के चलते जिसको भी टिकट मिलेगी दहिया फैमिली के अलावा, मुझे लगता है कि बाकी के दावेदारों में वो विरोध करने के हालात नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर कोई विरोध करेगा तो भी इसको ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि कहीं ने ये लगता है कि ये हुड्डा की सरकार बनानी है, तो इसलिए वो बाउंडेशन जो अगर कोई लगाना चाहेगा, भाई 200-400 वोट अगर अपने रिश्तेदारी के गाँव के मित्रों के तुड़वा सकता तुड़वा लेगा, लेकिन कोई ये सोचे कि मैं सारे दहिया के वोट पलटवा दूंगा या सारे अंतिलों के वोट में जो खिलाफ डलवा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ सवाल जो है सिर्फ टिकट का है और यही वजह है कि दावेदार भी इसलिए ज़्यादा हैं। उनको लगता है कि हुड्डा के नाम पे वोट मिल जाएंगे, काफ़ी को लगता है कि बीजेपी खिलाफत के वोट मिल जाएंगे, काफ़ी को ये भी लगता है कि जो जेजेपी के प्रति नाराजगी है उसका तुम्हें बम्पर फायदा होगा। तो इसलिए प्रत्याशियों की फौज तो लंबी है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि 1% भी अगर बगावत होती है तो फिर हुड्डा फैमिली से कैसे संभालेगी। देखिए क्या कि सैलजा के पास जो प्रत्याशी हैं वहाँ पर लिमिटेड संख्या में हैं, उनके पास कहीं पर भी जो है जो हमने अवलोकन किया पूरे अभी तक जो एप्लीकेशन आई है, उनके एक भी सीट ऐसी नहीं जहाँ पर 4 से ज़्यादा प्रत्याशी दावेदार हों। लेकिन हुड्डा के मैंने बताया कि 70 तक दावेदार हैं। तो उन कंडीशन में सैलजा के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि कौन कौन से तुम्हारे पास मौजूद प्रत्याशी हैं जो जीत सकते हैं, कौन से सेकंड लाइन के हैं, उनकी सिलेक्टेड चीज़ें हैं। लेकिन मुसीबत तो इस बात की है कि हुड्डा पास के साहब के पास तो काफ़ी सीट ऐसी हैं जहाँ पर 6 के अच्छे जिताऊ कैंडिडेट हैं। अब 6 में से 1 छोड़ेंगे, यानी कि बाकी तो फिर जो सपने देख रहे हैं MLA बनने के, तो वो बगावत करेंगे और बगावत करेंगे तो फिर लेने के देने पड़ेंगे और लेने के देने पड़ेंगे तो जो सरकार आती हुई नजर आ रही है दरवाजे पे, वो दरवाजा बंद भी हो सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते, सोनीपत में सुरेंद्र पवार जो है वो ईडी के जाल में फंस चुके हैं और पता भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। क्या रहेगा ऐसा? देखिए क्या है कि इसके बारे में हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि 90 सीटें हैं। अगर हम जो पूरा का ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हॉट सीटें तो आप हॉट सीटें तो हम वो भी मानने तो शाम को सीट माननी पड़ेगी जहाँ से किरण चौधरी पाड़ा बदल के गई है। हाँ, तो थोड़ा हॉट सीट में आदमपुर भी माननी पड़ेगी, हॉट सीट तो किलोई भी माननी पड़ेगी, हॉट सीट तो महम भी माननी पड़ेगी, कैथल भी माननी पड़ेगी, रेवाड़ी भी माननी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उचाना भी माननी पड़ेगी, एलनाबाद भी माननी पड़ेगी। तो ये मुद्दा हॉट सीट पे अलग से हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो 22 के 22 हल्के हैं डेली एक जिले का लेकर के कि एक जिले में क्या माहौल है, एक लोकसभा वाइज कर लेते हैं। एक लोकसभा में 9 विधानसभा, तो किस तरह का माहौल रहेगा एक अगर क्योंकि सांसद जो जीत के आए ना वो भी कहीं ना कहीं अब जो भी टिकटार्थी थे, जो भी दावेदार थे ना, वो उनका झंडा बुलंद कर रहे हैं कि वो दावेदार भी कह रहे हैं कि हमने आपको जितवाया जी, हमने अपने एरिया से ये भी कर सकते हैं। अगर हमें 10 दिन पूरा हरियाणा अगर जो है पूरा कवर करना है तो लोकसभा के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए जो इतने दावेदार की जो फौज है लगभग 3000 लोगों की, वो किस तरह से चलेगी, फांस बनेगी। यस, कैसे फांस बनेगी। तो निश्चित तौर पर जो है हुड्डा फैमिली को सचेत रहना पड़ेगा। उनको बड़े लेवल पर मैनेजमेंट के लिए, लोगों को शांत करने के लिए, लोगों को गोलियां देने के लिए, कैप्सूल देने के लिए, जो है आश्वासन देने के लिए सारे हथियार तैयार रखने पड़ेंगे ताकि बगावत ना हो। क्योंकि अगर बगावत होगी तो नुकसान सबसे ज़्यादा इन्हीं को होगा। तो वो तो समय बताएगा कि किसको कैप्सूल की जरूरत है, किसको इंजेक्शन कर, किसको ऑपरेशन। डेफिनेटली देखिए, अगर दीपेंद्र हुड्डा अभी प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन असली दिक्कत तब आएगी जब टिकट मिलने के बाद टेंशन पैदा होगी।
और टेंशन ऐसे कदर की होगी, इन्हें समझना पड़ेगा कि 4 लोगों में से किसको कैप्सूल देना है, किसको इंजेक्शन देना है, किसको जूस देना है, किसको पानी देना है, किसको ग्लूकोज देना है। तो उसी पर काबिलियत का जो है उनकी परख होगी। दीपेंद्र हुड्डा मैच्योर है कि नहीं मैच्योर हैं, लोग उनकी बात को मानते ही नहीं मानते हैं, प्रत्याशियों के कहने से पीछे बैठते नहीं बैठते हैं, प्रत्याशियों की सपोर्ट करते नहीं करते हैं, या बगावत करते हैं। यानी सारे पन्ने, अभी तो जो किताब है ना, उस किताब का फ्रंट पेज दिख रहा है जिसमें कांग्रेस की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा सीएम का सपना दिखाया जा रहा है कि वाह 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 वाह। लेकिन उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें कौन कौन से जो है कविताएं हैं, कौन कौन से उसके अंदर जो निबंध है, वो किसी को पता ही नहीं जो है। नहीं, वो तस्वीर साफ है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, यात्रा निकल रही है, और उसके बाद है भाई जिसको हुड्डा साहब आशीर्वाद देंगे उसको ही उसका ही सब साथ देंगे। देखिए, पर ये तो यात्रा में तो कहना पड़ेगा। अगर ये कह देंगे कि भाई एक को टिकट मिलेगी बाकी को भी नहीं, खो देंगे। कई जगह मैंने देखा है, जैसे सफीदों में थे, वहां गए भाई सुभाष को ही टिकट देंगे, सुभाष को फिर विधायक बनाना है आपने। मैंने एक बात कही थी ना कि जहां पर वर्तमान एमएलए हैं वहां पर दावेदारी कम है। अगर ये हो जाए कि भाई सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला नहीं चलेगा तो सुभाष सीट के ऊपर जो बाकी 2 दिन बचे हुए हैं उसमें 50 एप्लीकेशन दिखा दूंगा मैं। जब वो नहीं, कहा जा रहा है कि सीटिंग गेटिंग तो अब की बार नहीं चलेगा। देखिए, मुझे लगता है सीटिंग गेटिंग का टूटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो है ये परंपरा जो चली आई, जब प्रेशर पड़ेगा ना तो एक दूसरे के विधायकों को बचाने के लिए सेटिंग गेटिंग चल सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस अगर सेटिंग गेटिंग के चक्कर में ना पड़े तो उसके लिए बेटर रहेगा और ज़्यादा एमएलए बनने की गुंजाइश रहेगी। एक चीज़ और मेरे जो दिमाग में आ रही है, कहीं ना कहीं जो ये सीटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला है ना, इसमें जो दीपेंद्र की आगे शक्ति बढ़ाने की बात है प्रदेश में, अगर भविष्य की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरह से आगे नए चेहरों को लेके आए, अपनी नई टीम खड़ी करें। अब दिक्कत तो इस बात की भी है ना कि अगर ये अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनके बाप की जो टीम है जो आखिरी चुनाव लड़ रही है वो सारी हाशिए पर चली जाएगी, फिर तो वही हालात हो जाएगी जैसे दुष्यंत चौटाला ने बाप के साथियों को पीछे छोड़ दिया, अपने साथी खड़े कर दिए। आज की तारीख में बाप के साथी पूछे नहीं और जो नए वाले माल खा के चले गए, तो वो खतरा भी तो रहेगा ना। तो ये तो दोनों तरफ से मुसीबत होगी। फिर 2 धारी तलवार है कि जो पुराने जो चेहरे हैं उनमें से आधे जितने काबिल नहीं है, आधों के खिलाफ खिलाफत है। तो ऐसे में क्या रोहित में करें, समस्याएं पैदा होंगी कि किसको रखें किसको छोड़ें, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला रखें या ना रखें, रखने के फायदे क्या नुकसान क्या है, हटाने के फायदे क्या नुकसान क्या है। अच्छा, एक वर्ड आता है जी, सर्वे। भाई सर्वे के आधार पे टिकट देंगे, क्या इस चीज से पल्ला झाड़ा जा सकता है? जिसको टिकट देंगे कहते भाई सर्वे में इसका नाम आया था। ये तो सबसे आसान तरीका है, लोकसभा चुनाव में यही तो हुआ। आप ये बताइए, करनाल में कौन सा सर्वे था जो देवांशु राजा को टिकट मिली, गुरुग्राम में कौन सा सर्वे हुआ था जो राज बब्बर को टिकट मिली। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम के हिसाब से अरुण मौलाना का कहाँ सा सर्वे हुआ था जो, तो ये चीज़ें सब दिखावे के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, वैसा है नहीं करके जो दिखाई जाती हैं। लेकिन सर्वे एक शब्द ऐसा है कि उसकी स्टैंप लगाकर आप किसी को भी जो है ठंडा रहने के लिए कह सकते हैं, भाई सर्वे में इसका नाम आ गया तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस मजबूरी में काफ़ी लोग मान भी सकते हैं, तो एक अच्छा और जो है परफेक्ट हथियार भी कह सकते हैं। अच्छा, लिस्ट में जैसे सर्वे में भी होता है भाई 3 नाम चले हुए, 4 नाम चले हुए, लेकिन अप्लाई तो 20 ने किया, 30 ने किया, 40 ने किया। अब होगा क्या, आप मान के चलिए कि क्योंकि सर्वे 40 लोगों का तो नहीं हो सकता। देखो, सर्वे तो 40 लोगों का, ये क्या है कि वो तो पूछेंगे कौन सा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है। आप समझे नहीं, टिकट के लिए अप्लाई करना अलग बात है। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि जो अप्लाई करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो 3000 लोगों ने अप्लाई किया है उसमें बी और सी कैटेगरी से निकलकर अपने आप को ए कैटेगरी में डालने के लिए, अपने आप को बड़े लेवल का नेता दिखाने के लिए, थर्ड लाइन से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट लाइन का नेता बनने के लिए 20-20 हजार रुपए के फॉर्म भर के अप्लाई किया। यस, ताकि ये लगे कि उनको ये लगता है कि उनकी चर्चा भी होगी जब लिस्ट में नाम जाएगा, उनके जो समीकरणों के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में कम से कम चर्चा तो होगी, टिकट मिले ना मिले। और वो अपने AICC तक नाम तो पहुंचा, नाम तो पूछेगा, खिड़की तो मिली। और फिर ये भी कह सकेंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, ग्वांड में, हमने अप्लाई किया था। यस, अप्लाई किया था। तो ये वजह है कि लोगों ने अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए भी अप्लाई किया है। उसमें सीरियस जो दावेदारों की संख्या महज 10% है, 90% ऐसे हैं ना तो जिनके जितने की गुंजाइश है, ना उनका कोई मजबूत बैकग्राउंड है, और ना ही वो विधायक के मटेरियल हैं। तो उन्होंने तो AC रूम में बैठ के फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसी में हो, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने खेत के उसके ऊपर जो है डोल के ऊपर बैठ के भर दिया होगा या नहर के रसबाई पे बैठ के फॉर्म भर दिया होगा। फिर ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो आराम पसंद वाली बात में कह रहा हूं। काफी लोग ऐसे भी हैं जो एसी में बैठ के, भाई जो पब्लिक में नहीं जाते,
कहीं यात्रा में भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके फॉर्म वहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो वो ऐसा भी मैंने देखा है कि हम यहाँ अपने ऑफिस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो है मिलने के लिए आए कि एक गाड़ी में 5 लोग आए, पाँचों पाँचों फार्म भर के आए। पाँचों के पाँचों बारह मर गए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक छोटी सी चीज और इसमें पूछना चाह रहा था मैं, 20-20 हजार रुपए की जो ये फीस ली गई, भरा गया, इसमें क्या मतलब कांग्रेस को ज्यादा चंदा चाहिए या कैसे है, क्या है चीजें ये? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के अंदर उसके अंदर फीस नहीं थी, तो अकेले 79 उम्मीदवार जो है सोनीपत सीट के ऊपर आ गए थे। कायदे से क्या है, जो फीस इसलिए थी ताकि लोग सिलेक्टेड संख्या में, कम संख्या में फिल्टर हो सकें, लेकिन वो फिल्टर फट गया, जो है काम नहीं आया। जब 3000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि लोगों के पास पैसे हैं, उनको स्टेटस ऊपर करना है। फंड चला गया सर? नियर अबाउट 5 करोड़ के करीब कमाई होगी है। 5 करोड़ की कमाई होगी कांग्रेस हाँ, की, जो पार्टी फंड में चले गए। और खास बात ये देखिए कि कांग्रेस के काफ़ी एमएलए ऐसे थे, कांग्रेस का उसूल क्या कि आपको साल में 1 महीने का वेतन और या पेंशन पार्टी के फंड में जमा करानी पड़ती है। अब इलेक्शन में एनओसी लेने के लिए सबको जमा करानी पड़ेगी। 5 करोड़ के अलावा 1.5-2 करोड़ जो है वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, यानी उदयबान का जो खजाना है वो भर गया है और पार्टी के जो छोटे मोटे प्रचार खर्चों के लिए अच्छा पैसा आ गया है। तो ये स्टेट कमेटी में जाएगा पैसा? हाँ, स्टेट कमेटी में जाएगा ये। तो बढ़िया बात है। तो अच्छा, इसके अलावा और क्या ऐसे हर्डल्स हैं जो अब कांग्रेस के लिए पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सभी देख रहे कि कांग्रेस बिल्कुल एज पे है? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो क्या अच्छे कैंडिडेट ढूंढ पाएगी, क्या वो जिताऊ चेहरे तलाश पाएगी, और क्या वो कमज़ोर और थक चुके चेहरों को हटाने का काम कर पाएगी। दोनों ही चीज़ें ऐसे हैं, पैरामीटर हैं सरकार में आने के और नहीं आने के। पिछली बार आप देखें, कांग्रेस ने जो 30 सीटें सरप्राइजिंगली जीती थी, और तब जीती थी कांग्रेस के कम से कम जो है 50 चेहरे बिल्कुल कमज़ोर उतारे गए थे। बीजेपी की 75 सीटें आ रही हैं, तो जिसको जो चाहे वो टिकटें ले ले। पहली बार ऐसा देखा कि टिकट लेने वाले नहीं थे। सुमिता सिंह जैसी करनाल में जो है बड़ी नेता, वो भी छोड़ के भाग गई थी। जब वो हिसार के अंदर जो है नारनौल और हाँसी के अंदर जो है ऐसे चेहरे आए जिनको कोई जानता ही नहीं था। यानी कि 25 से 30 सीटें ऐसी थी जहाँ पर ऐसे प्रत्याशी थे जिनके बारे में पब्लिक ही नहीं जानती थी। वो छोटे मोटे नेता, लेकिन टिकटें मिल गई थी। अब की बार मारामारी है, अब की बार इसका जुगाड़ बढ़िया होगा, इसका वोट बैंक बढ़िया होगा, या ये कह लीजिए कि जिसका सर्वे में नाम होगा वही टिकट को हासिल करने का। अच्छा, लास्ट एक सवाल, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन ये दूसरी बात और भी है कि उनके पास जो दावेदार हैं वो बाकी नेताओं से ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग 60 से 70 जो सीटें हैं वो उनके खाते में जाएंगी। उनके पास दावेदार हैं, और लगभग जो है 15 से 20 के करीब जो है सीटें टिकटें जाएंगी सरजा के पास में। बाकी रणदीप सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव है, वीरेंद्र सिंह है, ये सब पर्सनल सीटें हैं। थोड़ी एक दो की सिफारिश हाँ, कुल मिला के मान चलिए कि जो चारों जो नेता हैं, किरण चौधरी और जो कुलदीप बिश्नोई होते थे वो ज्यादा दावा ठोकते थे कि हमें ज्यादा सीटें ताकि कम से कम वो दोनों मिलकर 7-8 सीटें ले जाते थे। तो वो भी फायदा हुड्डा को हुआ है। तो यही वजह है कि चाहे फ्री हैंड ना मिले, लेकिन प्रत्याशी ज़्यादा होंगे, इसलिए उनका सीएम का दावेदार भी कहीं ना कहीं मजबूत ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, बड़ी बात है। सत्ता की दहलीज पे कांग्रेस को माना जा रहा है, लेकिन आज कांग्रेस के पास दावेदारों की भरमार है और बड़े ही संभल कर कदम कांग्रेस को रखने होंगे, क्योंकि जो जितने दावेदार जहां पे होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर लेग पुलिंग भी वहीं पे होती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस को बड़े सक्रिय ढंग से रणनीति के तहत जो है चुनाव करना होगा, वरना सत्ता की दहलीज कब वो बाहर का रास्ता हो जाए या समय पे गेट बंद हो जाए, ये बड़ी बात नहीं होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।